कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम बजट के बारे में पढ़ेंगे। आज ही हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया है। देखिए, बजट का इतिहास तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, पर कुछ ऐसी बातें जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक महिला हमारी वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया है। तो ध्यान रखिएगा कि पहली महिला जिन्होंने बजट पेश किया वो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1970 का बजट, 1970 का बजट उन्होंने पेश किया था। पर वित्त मंत्री के रूप में रहते हुए अगर किसी महिला ने पहली बार बजट पेश किया था, वो कौन थी? निर्मला सीतारमण। और ये इनका चौथा बजट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन के साथ कि आज के बजट में क्या क्या खास था। फिर बजट का इतिहास मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, पर आज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं आज का बजट क्या इंपॉर्टेंट है उसमें। तो भैया, आज के बजट के साथ क्या इंपॉर्टेंट है उसके पहले कुछ चंद लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। ये ध्यान रखिएगा, सारे जितने भी पीएससी के एस्पिरेंट हैं उनके लिए है कि देखिए हमारा सब कुछ क्या है? पीएससी ही तो है। अगर हमारे लिए अगर कुछ है तो वो पीएससी है। उसमें गिरना उठना सब चल सकता है, तो हम टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। अपने कार्य में आगे लगे रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर के साथ। और चलिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति, शुरुआत करते हैं हम प्रधानमंत्री गति शक्ति से बजट की। तो गति शक्ति क्या है? प्रधानमंत्री गति शक्ति है क्या आखिर? इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है जो वो है हमारे आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और इसका जो परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है उसके बारे में हम बात करते हैं 7 इंजनों की। और उसमें 7 इंजन में है सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़े पैमाने पर परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। जितना भी लॉजिस्टिक अवसंरचना है उसके बारे में हम बात करेंगे। और सभी 7 इंजन एक साथ अर्थव्यवस्था को, हमारी इकोनॉमी को रन करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात है, इन इंजनों को ऊर्जा, पोषण, आईटी संरचना, बल्क वाटर एंड सीवरेज और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरक भूमिका द्वारा समर्थित किया जाता है। मतलब क्या रहेगा इसमें? ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे, आईटी अवसंरचना के बारे में बात करेंगे, मतलब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बल्क वाटर एंड सीवरेज और भैया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स की हम बात करेंगे। कब? जब हम इकोनॉमी के 7 इंजन की बात करेंगे। और आपको मैं बता दूं इसमें क्या है, एक दृष्टिकोण और आता है अंत में। दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा सबका प्रयास द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के प्रयासों के साथ सभी के लिए भारी रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर को बढ़ाना है इस बजट का उद्देश्य। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति किस पर आधारित है? तो 7 इंजन्स पे आधारित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला सेगमेंट देखते हैं। उसके पहले आपको बता दूं, संदर्भ नाम से करंट अफेयर की हमारी सीरीज है। आप करंट अफेयर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इरा इंस्टीट्यूट से जुड़े। वहां करंट अफेयर एमपीपीएससी 2021 को टारगेट करते हुए बताया गया है, उसे आप पढ़ सकते हैं। अगली बात करते हैं अपन, तो वो है हमारा जो हिंदी का है। एमपीपीएससी मेंस के लिए संकल्प नाम से पेपर 5 के लिए संपूर्ण श्रृंखला है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे। ऐप का डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दी जाएगी, आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है प्रधानमंत्री गति शक्ति के लिए। तो इसके दायरे में क्या क्या आएगा? इकोनॉमिक चेंजेस, आर्थिक परिवर्तन, निर्बाधा मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मतलब क्या है? कई तरीके की कनेक्टिविटी डेवलप की जाएगी। अगला है लॉजिस्टिक दक्षता। लॉजिस्टिक क्या है? लॉजिस्टिक के रूप में हम क्या करेंगे? खुद को दक्ष बनाएंगे, खुद को एम्पावर भी करेंगे। ठीक है, ये 7 इंजन शामिल होंगे जिसमें गति शक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा विकसित बुनियादी ढांचे को भी शामिल किया जाएगा। अब ये 7 इंजन तो मैंने बता दिए, वो किस बेसिस में काम करेंगे ये भी बता दिया। अब आपको ध्यान रखना है उसके 4 फोकस तरीके हैं, 4 फोकस क्षेत्र आपसे पूछ सकता है कि अपने बजट 2022 के बजट में 4 फोकस क्षेत्र क्या रहे। तो ये ध्यान रखना है आपको। योजना,
मतलब प्लानिंग, वित्त पोषण मतलब क्या है, इकोनॉमिक क्या करना, इकोनॉमिक रूप से इनहेंसमेंट करना या हमें इकोनॉमी देना, एक तरीके से पैसे देना, वित्त पोषण। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के उपयोग और तेजी से क्या है, क्रियान्वयन। देखिए 4 चीजें हैं, फिर से बोल रहा हूं। योजना प्लानिंग हो गई, वित्त पोषण क्या है भैया, ठीक है, आर्थिक क्या करना है, हमें मदद करनी है। अगला क्या है, प्रौद्योगिकी के उपयोग को और तेजी से क्रियान्वित करना है। ये 4 चीजें हैं आपके साथ, ठीक है, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है और तेजी से क्रियान्वयन करना है। तो ध्यान रखना, प्लानिंग हो गया, वित्त पोषण हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया और उनका उपयोग और तेजी से क्रियान्वयन, ये हमारे बजट के बेसिक आधार हैं। 4 फोकस क्षेत्र हैं कि टेक्नोलॉजी का प्लानिंग के साथ, और अगर टेक्नोलॉजी को खरीदने में और कहीं दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या करना, इकोनॉमी मतलब पैसे कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और अगर वो टेक्नोलॉजी आ गई है तो उसका तेजी से क्रियान्वयन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये 4 फोकस क्षेत्र आपको ध्यान में रखने हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत। अब अगली बात करते हैं अपन। अगली बात क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में जो 7 इंजन हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो परियोजनाएं हैं उनको गति शक्ति से जोड़ा गया है, पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है। भैया ध्यान रखना, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 इंजनों से संबंधित परियोजनाओं को जोड़ा गया है। मास्टर प्लान का टच स्टोन विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे और आवाजाही के विभिन्न तरीकों के बीच लॉजिस्टिक तालमेल होगा, दोनों लोगों और सामानों के बीच और परियोजनाओं का स्थान। ये सारी चीजें मालूम क्या बात कर रहा हूं मैं, फिर से समझिएगा, ये तो मैंने अभी पढ़ ही दिया, अब आपको मैं समझाता हूं। अब अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हमारे पास 7 इंजन्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास मास्टर प्लान होना चाहिए वर्ल्ड लेवल का, ठीक है। उसमें हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट करना है और आवाजाही के विभिन्न तरीके मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रीच बढ़ाने के जितने भी तरीके हैं, और अगला क्या है, लॉजिस्टिक हब को बनाना, और लोगों और जो हमारे क्या है गुड्स हैं, सामान हैं, और जो हमारी प्लानिंग चल रही है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके बीच में तालमेल डेवलप करना हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होगा, आधार होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं क्या क्या बजट में हुआ। अभी तक तो बजट को हमने समझा, अब मैं आपको बता रहा हूं बजट में और क्या क्या है। तो सबसे पहला 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है, फसल, ये बाजरा वर्ष ध्यान रखिएगा, बाजरा एक मोटा अनाज होता है। अगली बात क्या है, फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, ठीक है, क्या कहा जाएगा, वैल्यू एडेड, जिसको कहते हैं अपन मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडेड इंग्लिश में बोलते हैं, बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। घरेलू खपत, ठीक है, और ब्रांडिंग बाजार उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। यह है हमारे बजट का मेन फोकस। अगली बात करते हैं मिश्रित पूंजी के साथ, क्या मिश्रित पूंजी मतलब निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की सह निवेश मॉडल के तहत उठाया जाएगा कदम, ठीक है। नाबार्ड के माध्यम से सुविधा प्रदान की जाएगी स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण करने के लिए, ठीक है। तो नाबार्ड के क्या करेगा, वित्त पोषण के लिए सुविधा प्रदान करेगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, काहे के लिए, स्टार्टअप के लिए। अगली बात क्या है, कृषि और ग्रामीण उद्यम कृषि उपज श्रृंखला के लिए प्रासंगिक है, मतलब क्या है, कृषि और ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कृषि उपज श्रृंखला को क्या मिलेगी, प्रासंगिकता उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। ये सब मेंस आंसर राइटिंग और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, स्टार्टअप की गतिविधियों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब एफपीओ का समर्थन जो है दिया जाएगा, स्टार्टअप के लिए एफपीओ का समर्थन हमारी सरकार करेगी। कृषि विस्तार पर क्या होगा, ये अभी नया नया जोड़ा है इन्होंने, कृषि विस्तार पर किराए के आधार पर किसानों को मशीनरी और प्रौद्योगिकी मतलब जो हमारे इक्विपमेंट है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है, दोनों किराए पे दी जाएगी किसानों को, ठीक है, इजीली वे में, जिससे हम खरीद तो नहीं सकते पर किराए में तो प्रयोग कर सकते हैं। ये कृषि में नया इनोवेशन करने की कोशिश की गई है। अब अगली बात करते हैं, अगली बात है एमएसएमई के लिए। अब एमएसएमई में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, ध्यान रखिएगा, एमएसएमई के अंदर बहुत बड़ा चेंज है, वो क्या है, उद्यम योजना, ई श्रम योजना, एनसीएस और आसिम पोर्टल, इनको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है, और इनका दायरा बढ़ाया गया है। इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनिक डेटाबेस तैयार होगा। ऑर्गेनिक डेटाबेस से यहां तात्पर्य यह है कि ये जितने पोर्टल हैं, अपना उद्यम है, ई श्रम है, एनसीएस है और असीम पोर्टल है,
इन सबका जो एक सम्मिलित डेटाबेस होगा, इसी को हमने ऑर्गेनिक डेटाबेस कहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, G2C मतलब गवर्नमेंट से सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन और B2B बिजनेस टू बिजनेस सेवाएं क्रियान्वित होंगी और उनमें सहयोग होगा। और उससे क्या होगा, उत्तम ऋण उपलब्धता होगी, कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्किल डेवलपमेंट बोलते हैं कौशल विकास को इंग्लिश में, रोजगार सृजन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का आधार बनेगा। कौन भैया, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक डेटाबेस एमएसएमई में अगर इन 4 सेक्टर्स को हम क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं। ठीक है, और उससे आगे क्या होगा, क्रेडिट सुविधा बढ़ेगी, कौशल और भर्ती के उद्देश्य के साथ हम आगे के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। अगली क्या है, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, उद्यमशीलता के अवसरों को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने के लिए उद्यमशीलता मतलब हर कोई अपना एक नया कार्य प्रारंभ करे और उस पर और आगे बढ़े, इसके लिए हम फोकस करेंगे। एमएसएमई के लिए ये हो। अगली बात करते हैं, डिजिटल विश्वविद्यालय की बात की गई है बजट में। देखिए अभी मैं योजनाओं की बात कर रहा हूं, फिर किस सेक्टर में कितना खर्च किया उसकी बात तो मैं आपसे करूंगा ही करूंगा। तो डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी और वो काहे के लिए है, वर्ल्ड क्लास की जो क्या है, वर्ल्ड क्लास की जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो सार्वभौमिक शिक्षा के लिए देश भर में छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। सार्वभौमिक शिक्षा से मतलब है यूनिवर्सल एजुकेशन पहुंचे और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सबके लिए पहुंचे, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, और प्रत्येक विद्यार्थी को पर्सनलाइज्ड व्यक्तिगत शैक्षिक अनुभव प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पर्सनलाइज्ड हम क्या करेंगे, उनको अटेंशन देंगे और जो भी अनुभव होगा उनके साथ साझा किया जाएगा। और कोर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में आईसीटी के प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा। ध्यान रखना है, डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी का काम, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगली बात करते हैं, एजुकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, सार्वभौमिक उच्चतम गुणवत्ता की शिक्षा की बात करेंगे, तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम में हम 200 टीवी चैनल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, डिश टीवी के अंदर जो आते हैं वो। अगला क्या है, वर्चुअल लैब और स्किल ई लैब्स जो है वो उनको हम प्रमोट करेंगे। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे हम, कहां पे, एजुकेशन सेक्टर में। और अ डिजिटल यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैं आपके बात कर रहा था, विल बी इस्टेब्लिश विद द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन, विश्व स्तरीय शिक्षा का स्तर होगा उसमें जो डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी। अभी मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा था। ठीक है, अगली बात क्या है, हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू द डिजिटल टीचर्स, मतलब जैसे मैं आपको डिजिटली ही पढ़ा रहा हूं, अभी अपन यूट्यूब में डिजिटली पढ़ रहे हैं, उसी तरीके के हाई क्वालिटी टीचर अवेलेबल कराए जाएंगे ई कंटेंट के साथ भैया, अच्छा डिलीवर करने के लिए। अगला स्किल डेवलपमेंट में हम काम करेंगे, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर द स्किलिंग लाइवलीहुड, इसको बोलते हैं हम देश, स्टैक ई पोर्टल, स्टैक ई पोर्टल इसको बोलते हैं देश, DESH, ये ध्यान रखिएगा। विल बी लॉन्च टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए आपसे पूछा जा सकता है प्री के अंदर कि बजट में किसकी घोषणा की गई, मेंस के अंदर सिर्फ लिखा रहेगा डेश, DESH डैश। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग टीचिंग प्लेटफॉर्म है ये, ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, DESH। ठीक है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, स्टैक ई पोर्टल है ये। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगला क्या है, स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज ए सर्विस, भैया हमें अब क्या करना है, ड्रोन शक्ति को बढ़ावा देना है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप्स के थ्रू। तो आपको यहीं पे बता देता हूं, ड्रोन मेला भी ग्वालियर में लगा हाल ही में, और पहला ड्रोन स्कूल भी ग्वालियर में खोला जाएगा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी है, और यहां पे बात की गई है बजट के अंदर ड्रोन स्कूल की। अगली बात करते हैं हेल्थ की। तो भैया नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम क्या करा जाएगा, लागू किया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम विल बी लॉन्च फॉर द क्वालिटी काउंसलिंग, भैया अभी मैं आपके इसके बारे में बताऊंगा कि टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है सबके लिए, जिससे क्या हो, क्वालिटी काउंसलिंग हो पाए लोगों की मेंटल स्ट्रेस से। अगला क्या है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, आर्किटेक्चर में मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ठीक है, सक्षम
आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया। सक्षम आंगनवाड़ी से मतलब है डिजिटल बनाया जाएगा उसको, और उससे क्या करेंगे हम, छोटे छोटे बच्चों को नए नए तरीके से इनोवेटिव वे में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। मिशन शक्ति को इसमें शामिल किया जाएगा, मिशन वात्सल्य को भी इसमें शामिल किया जाएगा, और पोषण 2.0 को भी शामिल किया जाएगा। और पोषण में अभी क्या था, अभी तक हम पेट भरने पे बात करते थे, अब न्यूट्रिशन पे बात करेंगे, और यही है पोषण 2.0 का लक्ष्य। अगली बात करते हैं, 2 लाख आंगनवाड़ी को क्या किया जाएगा, सक्षम आंगनवाड़ी के तहत क्या किया जाएगा, क्या किएगा, अपग्रेड करेंगे हम। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना है आंगनवाड़ी के माध्यम से। ठीक है, तो भैया सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 इनकी संख्या यहां दी है। पीएम पोषण 10234, मिशन वात्सल्य 1472 और मिशन शक्ति 3184, ये डाटा है, ये आपको ध्यान में रखना है, इकोनॉमिक सर्वे का है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये इतना अमाउंट दिया गया है, और काहे में दिया गया है, करोड़ में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। 2.263 करोड़, 10234 करोड़, 1472 करोड़ और 3184 करोड़ की बात की गई है। अगली बात करते हैं, ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस। हमारा क्या क्या फोकस रहेगा, 7 फोकस एरियाज है, 4 फोकस एरिया है, उनके अलावा इंक्लूसिव मतलब सब क्या करना है, सारा विकास करना है हमें इसके लिए। तो हर घर नल योजना, उसके लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड टू बी कवर्ड। कितने हाउस होल्ड कवर किए जाएंगे, कितने घरों को कवर किया जाएगा हर घर नल योजना के तहत, तो 3.8 करोड़ को। फिर क्या है, पीएम आवास योजना कितने लोगों तक पहुंचाई जाएगी, 2022-23 में 80 लाख घरों को दी जाएगी। अगला क्या है, पीएम डेवलाइन, मतलब ये क्या है, टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये काम किया जाएगा। अगली बात करते हैं अपन, थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मिटा देता हूं ये, हाँ अब सही हो जाएगा काम। ठीक है, तो भैया अगला क्या है, क्या है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो 115 डिस्ट्रिक्ट में चलता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी जिलों की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट, उसकी बात हम करेंगे। अगला क्या है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किया जाएगा, किसके लिए, जो सीमावर्ती हमारे क्या है गांव हैं, बाउंड्री से लगते हैं, उनके बारे में। मतलब सीमावर्ती मतलब हमारे जो नेशनल बाउंड्री को क्रिएट करते हैं, उनकी बात की जा रही है। फिर अगला क्या है, डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस, मतलब हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 100% पोस्ट ऑफिस को क्या करेंगे, कोर बैंकिंग सिस्टम से हम जोड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर गांव में लगभग पोस्ट ऑफिस होता है, मतलब हर गांव तक हमारी डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अगला क्या है, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट्स जो है वो उनको शेड्यूल किया जाएगा, कॉमर्शियल बैंक टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट, मतलब 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 नई डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैप बना हुआ है ये मेंस के अंदर यूज कर सकते हो, प्री वाले यहाँ पे फोकस नहीं कर सकते, पर फिर आप भी देख लीजिए, आपके भी काम आएगा। तो एक्सटेंडिंग, ये एमएसएमई के ये 4 सेक्टर्स हैं जिन पे हमें क्या करना है, काम करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम, आगे आ जाएं, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें क्या होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी बनाई जाएगी सबकी। मतलब क्या होगा, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खुला मंच होगा। मतलब क्या है, हम एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जिससे हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो। ठीक है, रिवोल्यूशनरी चेंज आए। तो भैया इसके लिए क्या होगा, स्वास्थ्य प्रदाता मतलब जो हमें हेल्थ क्या प्रोवाइड करवा रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज, वो और हमारा हेल्थ, इनकी एक यूनिक आईडी बनेगी। ठीक है, हेल्थ आइडेंटिटी होगी, यूनिक हेल्थ आइडेंटिटी, जैसे आधार कार्ड है, कुछ ऐसे ही। और स्वास्थ्य सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच, यूनिवर्सल रीच की जाएगी हेल्थ फैसिलिटीज की पूरे इंडिया में। मेरी बात समझ गए क्या, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं स्पर्धा टेस्ट सीरीज की। स्पर्धा टेस्ट सीरीज आ गई है, आप लोग ज्वाइन करें इरा इंस्टीट्यूट का ऐप और टेस्ट सीरीज का लाभ लें। जो टेस्ट हो गए हैं वो भी आपको मिलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक है, और इन जो टेस्ट हो गए हैं वो भी आपको मिलेंगे, बिल्कुल एकदम घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, और जब भी ज्वाइन करेंगे आपको सारे टेस्ट अवेलेबल मिलेंगे, बोथ लैंग्वेज, और बाकी बचे हुए इस शेड्यूल के हिसाब से आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ गए क्या, अब आगे
राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये क्या है भैया? देखिए, अभी मैंने आपको ऊपर ही बात की थी, कोरोना पेंडेमिक आया और इस कोरोना पेंडेमिक के अंदर क्या हुआ, लोगों की मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इसने डिस्ट्रॉय किया। एक तो हम बायो बबल में या आइसोलेट होकर मानसिक रूप से वीक होते गए और इस वीकनेस के कारण हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ के इशू बहुत ज्यादा उभर कर सामने आए हैं। उसको दूर करने के लिए नेशनल टेली मेंटल प्रोग्राम चालू किया गया है, ठीक है। और भैया आपको इसी बारे में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि भैया सभी उम्र के लोगों को इसमें कंसीडर किया गया है। अब हम क्या करेंगे, सभी उम्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य अवेलेबल कराएंगे, मेंटल हेल्थ जो क्वालिटेटिव होगा, उसमें हम बेहतर परामर्श और काउंसलिंग, जो काउंसलिंग होगी वो बहुत बेहतर करेंगे और राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को उपलब्ध के माध्यम से हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव काउंसलिंग अवेलेबल करवाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है, उत्कृष्ट 23 के तहत क्या करेंगे, टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी उत्कृष्ट 23 के तहत। और किसके माध्यम से होगी, तो भैया नोडल केंद्र कहेगा NIMHANS और अंतरराष्ट्रीय सूचना संस्थान के माध्यम से। और इसमें हमें टेक्निकल सहायता कौन देगा, तो IIITB बेंगलुरु, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या करते हैं अपन, अगली बात है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। मतलब उत्तर पूर्वी जितने भी हमारे राज्य हैं, कौन से, उत्तर पूर्वी राज्य, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनको विकास में, डेवलपमेंट में आगे लाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है। उनके लिए एक नई स्कीम है, ये ध्यान रखना है। और इसमें क्या किया जाएगा, विकास पहल PM डिवाइन पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा। अगला क्या है, बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। कहां पे डेवलप किया जाएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में। और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए हमने फंड कितना दिया है, 1500 करोड़ का। यह भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है, कितने करोड़ का फंड दिया है हमने प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, 1500 करोड़ रुपए। अब अगली बात करते हैं, अगली बात आएगी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है, आकांक्षी जिले, 112 आकांक्षी जिले हैं। ध्यान रखिएगा, शायद पीछे वीडियो में कहीं पे मैंने 115 बोल दिया है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारी कितनी है, 112। और इसमें क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट बात यह है, हेल्थ सेक्टर को और हमारे पोषण मतलब न्यूट्रिशन सेक्टर को, और एक बात और ध्यान रखना है, वित्तीय समावेशन, मतलब क्या है, इकोनॉमिक क्या करना है, इकोनॉमिक हमने क्या किया है, आर्थिक रूप से लोगों को इकोनॉमी के अंदर हमने जोड़ा है। मतलब कहने का है कि लोगों के बैंक खाते खुलवाए हैं, इसको हम वित्तीय समावेशन बोलते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इनको वित्तीय समावेशन करेंगे, बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इनमें इन्होंने नेशनल एवरेज से ज्यादा अच्छा काम किया है। किसने, जितने भी हमारे 112 आकांक्षी जिले हैं उन्होंने 95% अपना टारगेट तो अचीव कर लिया है, ठीक है। पर अब उन्होंने क्या करना है, राज्य के औसत मूल्य को तो पार कर लिया है, पर उनके जो कुछ ब्लॉक थे अभी भी पीछे रह गए, ठीक है। तो 2022-23 में उन ब्लॉक्स में काम किया जाएगा। तो अब आपके लिए मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि मध्य प्रदेश के अंदर इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, आपको यह बताना है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए है, बॉर्डर में स्थित गांवों के विकास के लिए है। जितने भी बॉर्डर में गांव हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगली बात है ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स काहे के लिए सरकार ने चलाए हैं, और संसाधन जुटाएगी, हरित संसाधन जुटाएगी, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड्स के माध्यम से इससे हमारा डेवलपमेंट होगा, और जो हम कुछ ऋण ऋण ले रखे हैं तो उसको भरने में सहायता मिलेगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगली बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिजिटल रुपी की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल रुपी। ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस होगा, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस होगा। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC की शुरुआत होगी, भैया ध्यान रखिएगा। CBDC का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह किया गया है। आपको मैं बता दूं,
ब्लॉक टेक्नोलॉजी और अन्य दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल रुपया प्रस्तुत किया जाएगा आरबीआई के द्वारा। मतलब डिजिटल रुपया जारी कौन करेगा? आरबीआई जारी करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है 2022-23 के अंदर सीबीडीसी के माध्यम से। आगे बात करते हैं अपन स्कीम फॉर एक्सटेंशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब हम क्या करेंगे? डिजिटल माध्यम से अर्जित की गई आय। अब यहां पे बात किसकी हो रही है? आपने हालांकि पढ़ लिया होगा, अभी तक नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिएगा कि क्रिप्टो करेंसी से जो हमारी इनकम होगी, डिजिटल इनकम से यहां तात्पर्य क्रिप्टो करेंसी की इनकम से है, जो डिजिटल करेंसी मानी जा रही है दुनिया की। तो क्रिप्टो करेंसी में जितने लोगों ने आय प्राप्त की उसका 30% लेगी सरकार, गवर्नमेंट लेगी, ध्यान रखिएगा। और डिजिटल रूप में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, डिजिटली आपको क्या दिया जाता है? गिफ्ट दिया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि वो जो डिजिटली गिफ्ट है उस पे टैक्स जिसने गिफ्ट लिया है उसको देना पड़ेगा, और वो भी 30% के आसपास होगा। अगली बात करते हैं। तो अगली बात यह है कि भैया रिड्यूस अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर द कोऑपरेटिव टू 15%। मतलब क्या है? हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के जो सरचार्जेस हैं उनको कम करके 15% कर दिया है। और अगली बात क्या है? रिड्यूस द सरचार्ज ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो सरचार्ज था वो 12% से घटा के 7% कर दिया है, ध्यान रखिएगा। और दोज हैविंग टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ टू 10 करोड़। और ये किसके ऊपर लागू होगी? ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच हो, उन पर लागू होगी ये बात। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि अल्टरनेटिव जो सरचार्ज लगता है कोऑपरेटिव को, तो वो 15% कर दिया गया है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कल मैं अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की किस स्कीम के लिए और कितना अमाउंट दिया वो कल मैं आपके साथ लेके आऊंगा। और अगली बात ये भी लेके आऊंगा आपके साथ कि बजट का इतिहास क्या है। ठीक है? और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें स्पर्धा की। ठीक है? और आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और 21 का करंट फोकस्ड टारगेट विद वीडियो लेक्चर विद पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें इरा इंस्टीट्यूट का ऐप, और वहां मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू वेरी मच।